नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूसीसी ड्राफ्ट पर धामी कैबिनेट में लगी मोहर। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल। विपक्ष ने की सत्र में प्रश्नकाल की मांग। सत्ता पक्ष ने कहा सिर्फ ड्राफ्ट पर हो चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले हुई कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन चलाने का किया आग्रह। यूसीसी सहित तमाम मुद्दों पर होने वाला है विशेष सत्र। इधर सत्र से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज। परिवहन विभाग के मृतक चालक और परिचालकों के आश्रितों को मिली सौगात। सीएम धामी ने 106 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। 16 महिलाओं को दिए ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री धामी सहित हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे मौजूद। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सख्त। चारधाम सहित हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे पास कर दिया गया। अब ये बिल सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं इस बिल को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष ने सत्र के दौरान प्रश्नकाल की मांग की है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सत्र के दौरान सिर्फ इस बिल पर ही चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि समान नागरिक संहिता पेश होने के बाद विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को उस पर सवाल उठाने का अधिकार है। भूषण ने कहा कि बैठक के दौरान सभी दल मसौदा विधेयक पर शांतिपूर्ण चर्चा पर सहमत हुए। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोगों ने पहले तो सर्वदलीय बैठक की और सभी नेताओं ने और हमने चर्चा इस पर की कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन हो, सत्र हो। उसके बाद कल तक की कार्यमंत्रणा में आज हम लोगों ने निर्णय लिया है और कल आप जानते हैं सिटिंग एमएलए हमारे अंसारी साहब का निधन हुआ है। उसके अलावा कई एक्स एमएलएज हैं जिनका निधन हुआ है, तो कल कंडोलेंसेज होंगे और उसके बाद हाउस अडजर्न होगा और उसके बाद संभवतः कल फिर मंत्रणा की एक बैठक होगी। आपने यूसीसी के लिए पूछा है जी, इट्स स्पेशल लॉ और इसलिए स्पेशल सेशन होना भी चाहिए। अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए। हर एक विधायक को, हर एक सदस्य को अपनी बात रखनी चाहिए और एक अच्छे विमर्श और चर्चा के बाद विधेयक पारित होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में विधानसभा में एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, बसपा विधायक शहजाद शामिल हुए। वहीं 5 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र के प्रस्ताव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। मंत्रणा समिति में कई प्रस्ताव को लेकर भी इस बैठक में विचार मंथन किया गया। फरवरी से 11 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान है और प्रत्येक कार्यकर्ता हर परिवार तक पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 51% इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, तो निश्चित रूप से नीचे तक हम लोग पहुंचेंगे, गांव तक जाएंगे, प्रत्येक जनता से बात करेंगे और जो फीडबैक होगा उसको लेकर हम प्रदेश में और केंद्र तक जाएंगे। आपने देखा होगा जब रामलला विराजमान हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कमलों से जब रामलला विराजमान हुए, तो देखिए पूरे विश्व में एक विख्यात जो है एक अच्छा मैसेज गया और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस प्रकार से राम राज्य की हम कल्पना करते हैं वो राम राज्य आएगा और 2024 में पुनः हम प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकसभा में फिर से हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री सीट में फिर से वो नामित।
नगरपालिका लोहाघाट के पर्यावरण मित्रों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। आपको बता दें कि पर्यावरण मित्र संजय कुमार उनके साथियों को धर्म घर के पास सड़क में घायल अवस्था में दुर्लभ प्रजाति का बाज मिला, जो चोट लगने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। वहीं संजय कुमार ने बताया, घायल बाज को देखकर वो लोग उसे लोहाघाट के पशु चिकित्सालय ले आए, जहां डॉक्टर जनकचंद के द्वारा घायल बाज का उपचार किया गया। वहीं बाज की मरहम पट्टी करने के बाद संजय कुमार, उनके साथी अंकित कुमार और शिवम के द्वारा घायल बाज को वन विभाग को सुपुर्द किया गया। वहीं पर्यावरण मित्रों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की लोगों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। रास्ते में मिला, रास्ते में जंगल में पड़ा मिला, तो हमने इसको देखा, तो हमने इसकी हालत देखी, अस्वस्थ हो रही थी। शायद इसको या तो किसी ने मारा है या ये कुछ भी हुआ, ये गिरा है पेड़ से काफी जख्मी हालत में। हम इसको पशु चिकित्सालय में लाए हैं, तो जो भी इसका उपचार हो सके हमने सोचा ये बच जाए तो बहुत अच्छा रहे। अब इसको वन विभाग के स्वरूप कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर गांव चलो अभियान की मंडल कार्यशाला का आयोजन पर्वतीय सभा भवन में हुआ। कार्यशाला में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अनिल डब्ल्यू ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर पहुंचाने और लोकसभा चुनाव पर फोकस करने को कहा। वहीं पन्ना प्रमुख वार्ड अध्यक्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा और योजनाओं की जानकारी दी। इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े तो निश्चित रूप से नीचे तक हम लोग पहुंचेंगे। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान है और प्रत्येक कार्यकर्ता हर परिवार तक पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 51% इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े तो निश्चित रूप से नीचे तक हम लोग पहुंचेंगे, गांव तक जाएंगे, प्रत्येक जनता से बात करेंगे और जो फीडबैक होगा उसको लेकर हम प्रदेश में और केंद्र तक जाएंगे। आपने देखा होगा जब रामलला विराजमान हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कमलों से जब रामलला विराजमान हुए, तो देखिए पूरे विश्व में एक विख्यात जो है एक अच्छा मैसेज गया है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस प्रकार से राम राज्य की हम कल्पना करते हैं वो राम राज्य आएगा और 2024 में पुनः हम प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकसभा में फिर से हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री सीट पे फिर से वो काबिज करें। फिर एक बार पहाड़ों में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी भी जमकर देखने को मिल रही है। बर्फबारी और बारिश होने के चलते तापमान में भी गिरावट आ चुकी है। वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ की चादर पूरी तरह से बिछ गई है। इसके साथ ही श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम की ऊंची चोटियों में भी कई फीट बर्फ की चादर बिछ गई है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश होने के चलते कड़ाके की ठंड भी महसूस होने लगी और लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि कई ग्रामीण इलाके इस वक्त ऐसे हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तो कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। तो वहीं बात करें श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम की, तो श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम की ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ की चादर बिछ गई है। तो वहीं बात करें श्री बद्रीनाथ धाम की, तो श्री बद्रीनाथ धाम में भी जमकर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस होने लग गई है। तो वहीं स्थानीय लोग इस वक्त कड़ाके की ठंड की वजह से अपने ही घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ओली आजकल बर्फ से गुलजार हो रही है। बता दें कि 2 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद ओली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रहा। यहाँ चारों तरफ बर्फ के सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पर्यटक खूब जमकर मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही ओली में अभी सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के कोने कोने से पर्यटक मौजूद हैं। वहीं पर्यटक पहुंचने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे।
आपको बता दें कि ओली में आज भी तकरीबन 1 फीट के आसपास बर्फ जमी हुई नजर आई। उत्तराखंड में शूटिंग अभ्यास के लिए खिलाड़ियों को अब जल्द शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए। वहीं शूटर्स को शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की जरूरत होती है। खेल मंत्री का कहना है कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से उन्हें समस्या से अवगत करवाया गया और केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में राज्यों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर जरूरत है तो उनके सर्टिफिकेट का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस दें। मेरे पास में व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम कई समय से हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन संबंधित थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत उसकी पीड़ा हुई और उसके बाद से मैंने जो गृह सचिव है उसको भी और जो डीजीपी हैं उनको भी उन दोनों को इंगित करते हुए एक पत्राचार किया है कि इस विषय को हम लोग गंभीरता से लें, क्योंकि संबंधित शूटर को संबंधित प्रतियोगिताओं में जाना होता है, उससे पहले तैयारी करनी होती है और प्रतिभाग करने के लिए गन की आवश्यकता रहती है और वो गन भी बहुत महंगी होती है। तो समय रहते हुए उसकी प्रतियोगिता प्रभावित ना हो, वो वहां से मेडल लेकर आता, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें समय कतई ना लगाएं, भारत सरकार ने भी उसमें छूट दी है। आप बेशक उनके सर्टिफिकेट्स का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत में आप शीघ्र कार्रवाई करते उन्हें लाइसेंस जारी करें। इस बात का समर्थन जो है मैंने किया है। देहरादून में दून विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि यूसीसी समिति की सदस्य के रूप में डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में दून विश्वविद्यालय के बच्चे और अध्यापक भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में बच्चों को समान नागरिक संहिता कानून के बारे में जानकारी दी गई कि इससे किसको कितना फायदा हो सकता है। समिति के सदस्य दून विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और समान नागरिक संहिता की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था। कमेटी बनी थी मई 2022 को, मुझे एक सदस्य के रूप में उसमें काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा अनुभव ये था। अब हम कल ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुके हैं। अब ये ड्राफ्ट अभी सरकार के पास है, उसके बाद ये आज कैबिनेट में अप्रूव होकर विधानसभा में आएगा। तो अभी ये उन्हीं की संपदा है, तो एक बार ये डिस्कशन के लिए आएगा पब्लिक फोरम में। उत्तराखंड सरकार का जब से चुनाव हुआ है, उत्तराखंड की जनता से ये उनका वादा था कि राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करेगी और उसको राज्य में लागू करेगी। आज के 21वीं शताब्दी के दौर में कोई व्यक्ति अपने आप को अलग थलग रह करके आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें पूरे समाज को आगे बढ़ाना होगा और इस प्रकार के कानून की, इस प्रकार के ड्राफ्ट की राज्य को ही नहीं बल्कि देश को आवश्यकता है। कोई अपने आप को एक विशेष वर्ग में रख करके आगे नहीं बढ़ सकता और इस प्रकार के ड्राफ्ट जिसमें यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सलिटी हो, जिसमें सबका हित समाहित हो। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मंगलौर में समाज सेवी और कांग्रेस के नेता आदिल फरीदी ने फ्री आंखों के कैंप का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आदिल फरीदी के शुक्रगुजार हैं, जो समय समय पर समाज सेवा के कार्य को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क कैंप का आयोजन करते रहते हैं और उनके इस कार्य से काफी लोगों को फायदा भी मिलता है। वहीं आदिल फरीदी ने भी कहा कि वो देहरादून में स्थित इंद्रेश हॉस्पिटल की मदद से इस तरह के कैंप जगह जगह लगवाते हैं और आज ये कैंप मैंगलोर में भी लगवाया गया है, जहां लगभग 500 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो है महंत इंद्रेश द्वारा ये नेत्र कैंप कस्बा मंगलौर में लगाया गया है, जिसके संयोजक आदिल भाई
के द्वारा ये कैंप लगाया गया है और नईम भाई के यहाँ जो आयोजक हैं इसके नईम भाई हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य है। निरंतर आदिल भाई जो हैं इसमें प्रयासरत हैं और इस तरह के कैंप भविष्य में भी लगने चाहिए। मंगलौर में लालबाड़े में और नईम भाई के यहाँ ये इसके जो आयोजक है नईम भाई है, मैथ इंद्रेश हॉस्पिटल की ओर से कैंप लगा है और जिसमें हमारे साथ ताजिम भाई प्रदेश महासचिव किसान यूनियन के उनके बेटे और इसी तरह के कार्य हमारे इस तरह के कैंप लगते रहते हैं। अब तक 525 लैस गिर चुके मेरे सौजन्य से मैथ इंद्रेश की ओर से और 150 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब तक 2 बजे तक ये कैंप चलेगा। मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे से और नमाज स्थल को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा थाना बनभूलपुरा से लेकर मलिक के बगीचे तक फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। इस दौरान जनपद नैनीताल के सभी थाना और चौकी क्षेत्र के फोर्स भारी संख्या में पीएसी के जवान मौजूद रहे। वहीं मलिक के बगीचे में कुछ महिलाओं ने फ्लैग मार्च के दौरान अपना विरोध भी जताया, जिनको थाना बनभूलपुरा प्रभारी नीरज भाकुनी द्वारा समझाया गया कि प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बीच कोई भी बाधा उत्पन्न न करे। देखिए, जो नगर निगम की नजूल भूमि है उस पर नगर निगम ने नोटिस दिया था। उस पर एक संरचना बनी थी जहां इन लोगों का कहना है कि ये नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर उसमें मस्जिद जैसा स्वरूप उसका नहीं है, मदरसा है। और उसमें नगर निगम ने इनको 3 दिन का टाइम दिया था कि इनके पास जो भी अभिलेख हो वो दिखा दें। तो कोई भी अभिलेख जो संबंधित जिसकी भूमि जो अपनी बता रहा है और उसके द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसमें नगर निगम ने ध्वस्तीकरण पारित किया है, जिसमें कि कल तिथि है। और इसी के क्रम में आज शांति व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों से अपील करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। जिस तरह से नगर निगम ने ध्वस्तीकरण के लिए आदेश जारी किया, उसके बाद हमारा जो पुलिस बल है वो पूरा तैयार है। पूरे ज़िले की पुलिस मुख्यतः हमारे सभी जिलों थानों से आ चुके हैं, सारे एसओज आ गए हैं। बाकी हमने बाहर से भी फोर्स डिमांड की है, वो अब आज शाम तक पूरा का पूरा यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमने जो फ्लैग मार्च किया है उससे क्षेत्र में फोर्स का आकलन हमारा हो गया है। अधिकतर जो फोर्स है हमारा पूरा बनभूलपुरा क्षेत्र में पूरा जिले का उपलब्ध रहेगा। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर है, जहां कथित मदरसे और अवैध नमाज स्थल पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध समाज स्थल और भवन और कथित मदरसा भवन हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया। नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माण को 1 फरवरी तक खाली करने के लिए निर्देश जारी किए गए। फिलहाल अतिक्रमण 1 फरवरी तक हटाया नहीं गया और नगर निगम बलपूर्वक हटाने की कार्यवाही को अंजाम देगा। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से एक दिन पहले क्षेत्र के तमाम धर्मगुरुओं और पार्षदों ने नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य समिति प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत की। क्षेत्र के लोगों का कहना है ये सामाजिक ताने बाने से जुड़ी चीज है, ऐसे में शहर का माहौल और भी खराब हो सकता है। लेकिन कोई ठोस जवाब मुझे दिखाई नहीं पड़ा है। और नजूल की जमीन की प्रकृति राज्य सरकार की नजूल की है और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जो मैंने निरीक्षण किया था, देखा था, पाया था, उसके हिसाब से यही लगता है कि इसकी आड़ में वहाँ पर अवैध कब्जे कराने का, प्लाटिंग करने का, बेचने का काम किया गया है, बड़े पैमाने किया गया है। कभी इसको फ्री होल्ड कराने तक का प्रयास नहीं किया गया है। आज धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इस बात को मांग रख रहे थे, लेकिन उसका स्वरूप कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, कौन सी सोसाइटी ने बनाया, क्या संगठन उसके लिए बनाया गया, कहाँ धनराशि लाई गई, कौन सा चंदा इकट्ठा किया गया, ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो मुझे नोटिस लेने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं मिला है, इसलिए मैंने नोटिस लेने की कोई कार्रवाई नहीं करी है। हम लोगों ने केवल मस्जिद और मदरसे के उसको डेमोलिश को नोटिस को ख़त्म करने की मांग करी है कि यथायथ स्थिति में मस्जिद और मदरसा रहे। वार्ता उस पर जारी है, अभी एमएनए साहब से बात होनी है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। कब्जे की नहीं, नजूल की ज़मीन तो नजूल की ज़मीन है, लेकिन ये है कि हमने वो मलिन बस्ती भी है साथ साथ में जो है फ्री होल्ड कराने की मांग करी है, उसको हम काम करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर मुकम्मल बात हम जवाब। रुड़की में एक व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि एक युवक के साथ गाली गलौज करने पर युवक ने व्यक्ति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और सीआईयू टीम के साथ मिलकर आरोपी को
गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि हत्या के बाद वो व्यक्ति के शव को नहर में डालना चाहता था, लेकिन जब उससे शव नहीं संभला तो उसे नाले में ही डाल दिया। मोहम्मदपुर जट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया था, और क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम था मोहम्मदपुर जट में, इसको लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है, मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनका आपस में कुछ विवाद चल रहा था और बात गाली गलौज तक की स्थिति में थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आपको बता दें कि परिवहन से जुड़े राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डेटा बुक का विमोचन भी किया। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा विभाग, समस्त वाहन डीलरशिप, समस्त वाहन प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा संगठन सहित कई संगठनों ने इस जागरूकता रैली में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चालक और परिचालक के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। बता दें कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के अंतर्गत चालक और परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 16 महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर परिवहन निगम और परिवहन विभाग के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी नौकरी की शुरुआत से ही अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से निर्वहन करें। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।